है योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारा ये टॉपिक चल रहा है सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो इसके ऊपर हम एक क्लास लगा चुके हैं, ये हमारी सेकंड क्लास है सेज लॉ ऑफ मार्केट के ऊपर। तो चलिए आगे बात कर रहे हैं, मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है चैनल को शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं, लेक्चर अच्छे लगते हैं, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए हमारी मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स लाइक ऑस्कर लिंच एंड प्रोफेसर पिगू ने सेज लॉ को कुछ टर्म्स में बताया है, प्रेजेंट किया है, जैसे कि आइडेंटिटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो बात कर रहे हैं सेज लॉ बाय ऑस्कर लिंच। तो इन्होंने क्या कहा है, प्रेजेंट किया है सेज के लॉ को आइडेंटिटी इक्वेशन के साथ। आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है टू सच अल्टरनेटिव एज आर इक्वल टू ईच अदर अनकंडीशनली। जो आपके दो अल्टरनेटिव्स हैं वो इक्वल होंगे हमेशा अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के, बाय द वेरी डेफिनेशन। तो जो आइडेंटिटी इक्वेशन है, इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही है कि दो चीजें हैं वो आपस में इक्वल होंगी अनकंडीशनली। तो जो हमारे प्रोफेसर ऑस्कर लेन थे, इन्होंने सेज के लॉ को इस आइडेंटिटी इक्वेशन के साथ क्या किया है, प्रेजेंट किया है। जस्ट अ वेट। इक्वल टू ईच अदर अनकंडीशनली बाय देयर वेरी डेफिनेशन। सच इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल। ये सिंबल है जो यूज होता है इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कौन सी इक्वेशन को, आइडेंटिटी इक्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, according to Oscar Lynch, the total monetary demand of an economy can be calculated by multiplying the total amount of goods and सर्विसेज बाय द प्राइस लेवल। ये कहते हैं कि जो इकोनॉमी की टोटल डिमांड है, टोटल मॉनेटरी डिमांड है इकोनॉमी की, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स को और सर्विसेज को प्राइस लेवल के साथ क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। सिमिलरली टोटल मॉनेटरी सप्लाई जो है इकोनॉमी की, वो भी इसी तरीके से क्या है, कैलकुलेट की जा सकती है और वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी अनकंडीशनली। तो मॉडर्न स्टेटमेंट में सिंपल सी बात है, ऑस्कर लेंज ने अपनी जो सेल्स के लॉ को रिप्रेजेंट किया है, प्रेजेंट किया है आइडेंटिटी इक्वेशन के साथ। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन ही यही है कि दो अल्टरनेटिव्स हैं वो इक्वल होंगे एक दूसरे के अनकंडीशनली। ओके, तो इन्होंने कहा है कि मॉनेटरी डिमांड एंड मॉनेटरी सप्लाई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम उनको प्राइस लेवल के साथ क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो इस तरह से कुछ ये इक्वेशन इन्होंने दिखाई है। P1 D1 क्या है, P1 D1 एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इज ऑलवेज आइडेंटिकल विद द एग्रीगेट सप्लाई एक्सपेंडिचर। वो हमेशा ही सप्लाई के एग्रीगेट के इक्वल होंगी। ये जो सिंबल है ये समेशन है, मतलब इनका टोटल है, रेफर्स टू एग्रीगेट एंड सिंबल, ये जो बीच में सिंबल है इसका मतलब है आइडेंटिटी। ओके, तो इन्होंने कहा है कि ये अनकंडीशनली क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखते हैं और this identity equation shows that the aggregate demand will be equal to aggregate supply in all situation। सारी situations में क्या होंगी, इक्वल होंगी। बस इसी चीज को आपने समझना है। मेन आइडेंटिटी इक्वेशन लगाने का मतलब भी इनका यही था कि सारी की सारी situations में ही डिमांड और सप्लाई क्या होंगी, इक्वल होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। ये कहते हैं बिकॉज पीपल विल इधर स्पेंड देयर इनकम ऑन कंजम्पशन और इन्वेस्ट इट। क्योंकि लोग या तो खर्चा करेंगे, अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे, या उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस द एग्रीगेट मॉनेटरी इनकम विल बी स्पेंट ऑन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स।
ठीक है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सारे के सारे हालातों में, सर्कमस्टेंसेस में एग्रीगेट जो हमारी इनकम होगी, मॉनेटरी इनकम होगी, उसको हम या तो कंज्यूम करेंगे या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डायग्राम के साथ समझते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर इन्होंने लिया है एग्रीगेट सप्लाई और वाई एक्सिस के ऊपर लिया है एग्रीगेट डिमांड। तो 45 डिग्री लाइन जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ से शुरू हो रही है, शोज द इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में इक्वालिटी शो कर रही है। ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर, इस लाइन की हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वालिटी है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। पॉइंट जो एम है ये शो करता है एग्रीगेट डिमांड, ओ ए, ये वाली ओ ए इक्वल टू ओ बी, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, एंड पॉइंट एन, एन शो करता है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होके ओ डी जाती है, आगे जाती है, इसको अच्छे से देख लो, ओ डी हो जाती है, सॉरी ओडी हो जाती है, तो एग्रीगेटेड डिमांड क्या होगी, ओ सी होगी। ठीक है, वो भी इक्वल होगी। ये है मॉडर्न स्टेटमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी इक्वेशन के साथ बाय प्रोफेसर ऑस्कर लिंच। अब हम कर रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सेज लॉ बाय पिगू। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो सिंपल सी इन्होंने बात करी है, इन्होंने आइडेंटिटी इक्वेशन के साथ पहली बात तो प्रेजेंट किया है लॉ को। ठीक है, फिर जो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जहाँ पे जो रिप्रेजेंट करती है दो अल्टरनेटिव जो एक दूसरे के इक्वल होंगे अनकंडीशनली। तो इन्होंने यही कहा है कि हर एक सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड है जो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल ही होगी। ठीक है, जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही एग्रीगेट डिमांड भी होगी। अब हम सेकेंड व्यू देख लेते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ सेज लॉ बाय पिगू। तो पिगू ने इस लॉ को इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इक्वेशन फॉर्मुलेट किया है। इक्वालिटी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो कि रेफर करती है टू सच अल्टरनेटिव एज आर इक्वल टू ईच अदर ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। उन्होंने कहा ऑल कंडीशंस में इक्वल होगी, लेकिन इन्होंने कहा है, उन्होंने आइडेंटिटी इक्वेशन लगाई। आइडेंटिटी इक्वेशन मतलब हर एक सिचुएशन में इक्वल होगी, और इन्होंने लगाई इक्वालिटी इक्वेशन। इन्होंने इक्वालिटी इक्वेशन लगाई, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ कंडीशंस पूरी होंगी, इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सच एन इक्वेशन इज सिंबलाइज्ड बाय द टू पैरेलल लाइंस, इक्वल टू के साइन के साथ है। ठीक है, तो पिगू ने क्या कहा है कि सेज लॉ इज एप्लीकेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस ओनली, कुछ ही कंडीशंस में ये एप्लीकेबल होगा। Ordinarily, this law will apply only when the wage rate in the labor market and the interest rate in the money market are perfectly elastic. ये लॉ कब अप्लाई होगा, कब एप्लीकेबल होगा, जब वेज रेट लेबर मार्केट में और इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक होंगे, तब ही ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन दिस सिचुएशन, जब वेज रेट लेबर मार्केट में और इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक होंगे, तब आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको ये इन्होंने इक्वेशन दी है, इसको कैसे रीड करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर P1 इंटू D1 समेशन इक्वल टू है एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पिगू, सेज लॉ कॉरेस्पॉन्ड टू फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अलोन। पिगू के अकॉर्डिंग जो सेज का लॉ है वो कॉरेस्पॉन्ड है टू द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। इकोनॉमी में सफर फ्रॉम पार्शियल डिसइक्विलिब्रियम, इकोनॉमी में कभी कभी पार्शियल डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है, और देयर में भी अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट, मनी वेज मस्ट फॉल। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उस केस में मनी वेज आपके फॉल करने चाहिए, तभी तो इन्होंने इलास्टिक माना ना, कि मनी वेज है जो आपका, वो वेज रेट है जो लेबर मार्केट में इलास्टिक होना चाहिए, तो वो मनी वेज क्या करेगा, फॉल करेगा। एज अ रिजल्ट
ऑफ इट, एम्प्लॉयर विल मेक मोर डिमांड। जब मनी वेज रेट कम होगा तो एम्प्लॉयर ज्यादा डिमांड करेगा किसकी, लेबर की। ओके और फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। ये हमें भी पता है कि जब चीजों के प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो उसी तरह से जब वेजेस जो हैं उनके प्राइसेस कम होंगे, वेज रेट कम होगा तो लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आया जा सकता है। प्रोफेसर पिगू has expressed his view in the form of an equation as under। N जो है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और QY है इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज पेड एज वेज, जो कि वेजेस के रूप में पे किया जाता है, और W जो है वो है हमारा वेज रेट। तो ये इक्वेशन हमें बताती है, इसमें यही प्रॉब्लम रहती है। Above equation tells that if the part of national income which is paid as wages, जो हम एज अ वेजेस पे करते हैं, अगर ये कांस्टेंट रहते हैं तो फॉल करेगा आपका वेज रेट अलोन। अगर वेज रेट अकेला करता है फॉल, देन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उससे हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को क्या कर देंगे, अचीव कर लेंगे। अगर ये चीज कांस्टेंट रहेगी और ये चीज खाली फॉल करेगी तो हमारा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो सकता है, ये प्रोफेसर पिगू ने कहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बात करें इम्प्लीकेशन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट, तो कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, चलो शुरू करते हैं। मेन इम्प्लीकेशंस के ऊपर आते हैं। जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। जनरली ओवर प्रोडक्शन कह रहे होएगी नहीं कभी भी। सिचुएशन जो है कैसी सिचुएशन है, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है ओवर द लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट कम है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। कहने का मतलब ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू सेज लॉ, सेज के लॉ के द्वारा के अकॉर्डिंग जनरल ओवर प्रोडक्शन कह रहा है कभी होएगी नहीं, इम्पॉसिबल है। ही टेल्स अस दैट व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और वही लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो डिमांड हमेशा सप्लाई की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो जेएस मिल ने इस बारे में क्या कहा है, वट एवर द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रोड्यूस, जो भी एनुअल प्रोड्यूस हो हमारा, इट कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ नेशनल डिमांड। नेशनल डिमांड से कभी भी ये इंक्रीज नहीं कर सकता। इकोनॉमी एज अ होल कैन नॉट सफर फ्रॉम जनरल ओवर प्रोडक्शन और डेफिशिएंसी ऑफ टोटल डिमांड। कहते हैं सेज के लॉ के अकॉर्डिंग कि जो इकोनॉमी है वो कभी भी ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन को फेस नहीं करेगी और टोटल डिमांड की डेफिशिएंसी वहां पे नहीं आएगी, ये हमेशा इक्वल ही रहेंगे दोनों। ये पॉसिबल है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देयर मे बी मोर प्रोडक्शन, कि कभी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, एंड सम ऑफ द गुड्स मे बी ओवर सप्लाइड, कभी कभी ओवर सप्लाई हो सकती है, बट इट वुड बी टेकन केयर बाय द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा इसको भी अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। सम ऑफ द एंटरप्रेन्योर विल शिफ्ट देयर प्रोडक्टिव एफर्ट टू द प्रॉफिट यील्डिंग ऑक्यूपेशन। जो हमारे एंटरप्रेन्योर होंगे वो अपने प्रोडक्टिव एफर्ट को शिफ्ट कर लेंगे जहां से उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो such an oversupply is not possible from the point of view of the entire economy। entire economy के point of view से कभी भी आपकी जो ओवर सप्लाई है वो नहीं होगी, क्योंकि एवरी प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट सफिशिएंट परचेजिंग पावर। जितने भी लोग प्रोडक्शन में लगे होंगे उनको वेजेस मिलेंगी, रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनके हाथ में परचेजिंग पावर आएगी। तो परचेजिंग पावर आने से वो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो ओवर प्रोडक्शन कभी भी नहीं होगी, वो डिमांड करेंगे तो सप्लाई और डिमांड हमेशा इक्वल रहेगी। ओके, एवरी प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट्स सफिशिएंट परचेजिंग पावर
टू लिफ्ट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फ्रॉम द मार्केट। जितनी भी प्रोड्यूस होंगी तो वो उतनी डिमांड कर देंगे। जेबी से हिमसेल्फ नोटेड दैट सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट में एक्सीड इट्स डिमांड। जेबी से, जिसने सेल्स लॉ ऑफ मार्केट दिया है, वो उसने खुद ने ये चीज नोट करी है कि जो सप्लाई है कमोडिटी की मार्केट में कभी कभी हो सकती है इंक्रीज, एक्सीड हो सकती है। पार्शियल और अब पर्टिकुलर ओवर प्रोडक्शन कह रहा है कभी हो सकती है। पार्शियल और किसी एक स्पेसिफिक चीज को लेके कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो सकती है, बट दिस सिचुएशन विल automatically remedied when the price of the overproduced commodity will fall। प्राइसेस को इन्होंने ऑलवेज अपने assumptions में क्या रखा है, फ्लेक्सिबल रखा है। कह रहे अगर ओवर प्रोडक्शन हो भी जाती है तो प्राइसेस इस तरह से हम सेट करेंगे, प्राइसेस फॉल कर जाएंगे उन्हीं चीजों के, तो उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। प्रोड्यूसर जो है, जो सफर करेंगे लॉस इन प्रोड्यूसिंग सच कमोडिटी, दे विल कट डाउन इट्स प्रोडक्शन। अगर डिमांड नहीं भी होती है, जो प्रोड्यूसर जो है उनको लॉस हो गया डिमांड ना होने के कारण, सप्लाई ज्यादा होने के कारण, अगर उनको लॉस हो गया तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को कट कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर फिर से यही मैच किया जा सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। तो कह रहे हैं जनरल ओवर प्रोडक्शन तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जस्ट अ वेट। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं जनरल ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन तो हो गया, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल। अब वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी इम्पॉसिबल है, नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिचुएशन जहां पे जो सप्लाई है लेबर की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिमांड। ठीक है, व्हेन इन द लेबर मार्केट सप्लाई एक्सीड्स, जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी तो वेज रेट ऑटोमेटिकली क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे। और परफेक्ट कंपटीशन में जो लेबर है वो डिमांडेड होगा अप टू द पॉइंट वेयर द वेज रेट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। लेबर को उतना ही डिमांड किया जाएगा जहां पर उसकी जो वेज रेट है वो इक्वल होंगी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के। जब फॉल करेगा वेज रेट, उसका मतलब क्या है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। जब वेज रेट फॉल करेगा तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा लेबर को लगाएंगे और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोड्यूसर विल गो ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन टिल फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज अचीव्ड। प्रोड्यूसर तब तक प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे जब तक उनकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है अचीव नहीं हो जाती। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। तो देखते हैं, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की पॉसिबल होती भी है, पॉसिबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट हो भी जाती है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, बट वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होगी। तो उसकी टर्म जो है वो शॉर्ट ही होगी। ठीक है, तो Say's law of market having the status of an article of faith with the classical economics for 100 years in the formal expression of idea that widespread and involuntary unemployment because of general overproduction is impossible। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने भी यही कहा है, उन्हीं के फेथ के साथ ये फॉर्मल एक्सप्रेशन आइडिया बना ही हुआ है कि कभी भी आपकी जो है वो नहीं होगी। ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या होगी, इम्पॉसिबल ही होगी। इनवॉलंटरी तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट आर पॉसिबल। Say's law maintains that the particular commodity may be overproduced। Say's ने ये खुद माना है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है रिगार्डिंग द एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड वो उनकी सही नहीं हो सकती। जब भी प्रोडक्शन होती है वो एक एस्टिमेशन एंटिसिपेशन के बेसिस पे होती है कि इतना डिमांड हो सकती है। अभी जो चीज आई नहीं है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिमांड जिसकी नहीं है अभी तक उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं एक एंटिसिपेशन के बेसिस पे।
तो ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर गुड के लिए प्रोड्यूसर की एंटिसिपेशन गलत हो जाए, नॉट करेक्ट हो। तो उस सिचुएशन में देन द सप्लाई ऑफ इट, जब उसकी सप्लाई जो होगी मे बी मोर और लेस देन द डिमांड हो सकती है। जब आपकी एंटीसिपेशन ही रॉन्ग हो गई हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी जो सप्लाई और डिमांड है वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। सप्लाई आपकी डिमांड के कंपैरिजन या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी अ पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट इंडस्ट्री। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस इंडस्ट्री में पार्शियल ओवर प्रोडक्शन या अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, बट जो डिमांड और टोटल सप्लाई है वो इक्वल ही रहने वाले हैं। It implies that if there is a overproduction of a one good and there may be a underproduction of the other good, अगर एक चीज की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, ओवर प्रोडक्शन हो गई है, तो दूसरी की क्या हो गई है, अंडर प्रोडक्शन हो गई है। तो जो सिचुएशंस होगी वो पार्शियल होगी। सिचुएशन ऑफ पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट आर पॉसिबल टेम्परेली फॉर द शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होंगी, ये लॉन्ग पीरियड में कभी भी आपको नहीं मिलेंगी अकॉर्डिंग टू द सीज लॉ ऑफ मार्केट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो बाकी के हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर लेसन्स अच्छे लगते हैं तो लेसन्स को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।